राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। सिताब दियारा में उनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होते ही स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल बन गया। सिताब दियारा में जेपी की अब तक 10 प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दोनों बिहार के सारण जिले में जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण के जन्म स्थान सिताब दियारा में समाजवादी आइकन की 120वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। यहां अमित शाह ने कहा कि जेपी की मूर्ति लगाने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था। इस दौरान अमित शाह ने आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार की महागठबंधन वाली नीतीश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। जनता को फैसला लेना होगा कि बिहार को कैसे अपराध मुक्त बनाकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाए। यही भूमि पर जयप्रकाश जी जन्मे थे। जयप्रकाश जी का जीवन अनेक मानों में विशिष्ट प्रकार का रहा। आजादी के लिए क्रांति के रास्ते पर भी लड़े, आजादी के लिए गांधी के बताए मार्ग पर भी लड़े। आजादी के बाद जब सत्ता लेने का समय आया, एक सन्यासी की भांति विनोबा भावे के साथ सर्वोदय की गतिविधि के अंदर वो जुड़ गए। और मित्रों, पूरा जीवन देश भर के भूमिहीनों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने गुजारा। समाजवाद, सर्वोदयी विचारधारा और जाति विहीन समाज की रचना की कल्पना लेकर जयप्रकाश जी ने देश में अनेक विध नए प्रकल्प लिए। मित्रों, मगर सबसे बड़ा जयप्रकाश जी का जो योगदान देश में रहा, जब 70 के दशक में भ्रष्टाचार और सत्ता में चूर शासन के अधिकारियों ने जब देश में इमरजेंसी डालने का काम किया, तब जयप्रकाश जी ने इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। 74 में जब जयप्रकाश जी ने बिहार में आंदोलन किया, अराजनीतिक आंदोलन, सारी विचारधारा के छात्र जेपी की अगुवाई में इकट्ठा हुए थे। सुशील जी यहां बैठे हैं। सुशील जी भी उसी आंदोलन की प्रोडक्ट है, मगर उस आंदोलन की और कई लोग हैं जो पूरा जीवन जेपी का और लोहिया जी का नाम दिए। मित्रों, आज मैं बिहार की जनता को पूछने चाहता हूं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? ये जयप्रकाश के सिद्धांतों की राजनीति है, ये जयप्रकाश का बताया हुआ मार्ग नहीं। जयप्रकाश जी ने जीवन भर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन सिद्धांत के लिए। और आज 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि जयप्रकाश के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या जयप्रकाश के रास्ते से भटककर सत्ता के लिए समाधान करने वाली एक गठजोड़ की सरकार चाहिए। मित्रों, आने वाले दिनों में जेपी के सिद्धांतों के कई लोग, अनुयायी युवा पैदा हो, इसके लिए स्मारक बनाने का विचार नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। आज जेपी की जन्म जयंती है। पूरे देश भर में लोग जयप्रकाश जी को याद कर रहे हैं। जेपी के सिद्धांतों को अगर हम जिंदा रखेंगे तो उसी में से आगे पर
देश को चलाने की, देश को आगे बढ़ाने की युवा शक्ति प्राप्त होगी। मैं फिर से एक बार सभी का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर कहा कि पीएम मोदी के निर्णायक और मजबूत नेतृत्व ने ये सुनिश्चित किया है कि भारत की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक विकास दर है। भले ही इसके पड़ोस सहित कई देश दोहरे व्यवधानों से बुरी तरह प्रभावित हुए, जैसे कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अब दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी है और जल्द ही तीसरे स्थान पर भी कब्जा कर लेगी। दिवाली का समय आ रहा है और उसकी शुभकामनाएं मैं जो सबके साथ साझा करना चाहता हूं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने इस वक्त मैं रखना चाहता हूं। हम लोगों ने पेंडेमिक और यूरोप में वॉर को देखा। ऑल these both events have pushed the economic issues to the central stage, not only in India but globally. कोविड की महामारी और यूरोप में लड़ाई ने आर्थिक मुद्दों को वैश्विक पटल पर केंद्र में ला दिया है। हम देखते हैं कि एक के बाद एक देश इन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कुछ देश तो बिल्कुल दिवालिया हो गए हैं और कुछ उसके कगार पे हैं। सॉवरेन डिफ़ॉल्ट तक कुछ देशों के साथ हो रही है। कई देश हमारे आसपास हैं जिनकी हालत काफ़ी बुरी है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारत विश्व में सबसे तेज गति से आर्थिक विकास के प्रगति रास्ते पर है। आज हमारी जीडीपी विश्व में 5वें स्थान पे पहुंच गई है और बहुत जल्दी ही आने वाले समय में विश्व आर्थिक की जो पैरामीटर्स है उसमें तीसरे स्थान पर पहुंचने के कगार पे है। जो पैरामीटर्स हैं जो आर्थिक हमारी स्थिति को नापते हैं, उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम देखते हैं तो पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में एक्सपेंशनरी मोड पे है। सर्विसेज में सितंबर का अगर हम पीएमआई इंडेक्स देखें तो 54.3 है। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीएमआई इंडेक्स जो है वो 55.1 है। दोनों एक्सपेंशनरी मोड को दर्शाते हैं। बैंक क्रेडिट ग्रोथ ये दूसरा महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो आर्थिक स्थिति को हमारे सामने लेके आता है। ईयर ऑन ईयर अगस्त की फिगर है मेरे पास, वो 15.5% ग्रोथ हमारे सामने क्रेडिट की रही है। यह पिछले 9 साल में सबसे अधिक ग्रोथ की फिगर है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पीएसयू का कैपेक्स एक्सपेंडिचर जो पूरी इकोनॉमी को प्रोपेल करता है, उसमें डिमांड क्रिएट करता है और बहुत मैन्युफैक्चरिंग और उसको कैटलाइज करता है। यह दोनों चीज़ें काफ़ी पिछले साल पेंडेमिक के बाद से तेज़ी से अपने बढ़ते हुए स्थिति में है। तो मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है वह चुनौतियों से नहीं देखी जाती। चुनौतियां तो हर वक्त आर्थिक क्षेत्र में रहती है, हर भारत में भी है, विश्व में पटल पे भी है। हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वह कितने स्ट्रॉन्ग हैं और वह उन चुनौतियों को झेलने के लिए कितने सक्षम हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन चैलेंजेस को अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उस चैलेंजेस को, चुनौतियों को टैकल करने के लिए अगर हम देखें तो आज पिछले 8 वर्ष में उसका एक मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में डिसिसिव लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है मोदी जी की। उन्होंने अपने हर निर्णय में देश के हित को प्रायोरिटाइज किया है, पहले उसकी स्थान दिया है। यह सारी स्थिति है, ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हमारे सामने खड़े हुए हैं। इन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, डिसिसिव लीडरशिप के कारण आज हमारी आर्थिक जो स्थिति है देश की वह मजबूत स्थान पे खड़ी हुई है और वह इंस्टीट्यूशंस आने वाली चुनौतियों को हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है। जो हम विश्व आर्थिक महाशक्ति के रूप में बनने की बात भारत के लिए करते हैं,
तो वो सामूहिक संकल्प से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होगा। इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि यह IMF, वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल लेवल पे इस चीज़ को आज रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ द ब्राइट स्पॉट एट द ग्लोबल लेवल। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिवाली पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 50 लो फ्लोर CNG संचालित क्लस्टर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस बताया जा रहा है। इन बसों में GPS, पैनिक बटन, CCTV कैमरा और महिलाओं के लिए पिंक सीट लगाई गई है। इसमें इमरजेंसी के हालात में लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग भी होगी। CNG से चलने वाली ये बसें AC संचालित और लो फ्लोर है। इन बसों को DTC वेड़े में शामिल करने के लिए राजघाट डिपो में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। CM केजरीवाल ने कहा कि पिछले कई साल ऐसे रहे हैं जिसमें एक भी बस DTC के बेड़े में नहीं शामिल की गई। लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन पिछले 2-3 साल में DTC के बेड़े में बहुत सी बसें शामिल हो गई हैं। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार की ओर से कदम उठाया गया है। दिल्ली को हम एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना चाहते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और हमारा दिल्ली के लिए विज़न है कि दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के किसी भी डेवलप्ड कंट्री के किसी भी शहर से बेहतर होना चाहिए। उसी दिशा में पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े स्तर के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी बसेस का इंडक्शन किया गया। उसी क्रम में आज 50 नई लो फ्लोर AC CNG बसेस ऐड की गई हैं। कई साल बीच में ऐसे थे जबकि एक भी बस दिल्ली की सड़कों पे नहीं आई, तो बसेस बढ़ने की बजाय बसेस कम होती गई, जिसकी वजह से लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिक्कतें होने लगी, जिसकी वजह से बसें बुरी तरह से भीड़ से भरी रहती थी। लेकिन फिर उसके बाद पिछले 2-3 साल से आप लोग देख रहे हो कि समय तो लगा, लेकिन अब बहुत सारी बसेस इंडक्ट हुई हैं पिछले 2-3 साल के अंदर। CNG की बसेस भी हुई हैं, इलेक्ट्रिक बसेस भी हुई हैं, क्लस्टर में भी हुई हैं, DTC की बसेस भी हुई हैं। आज ये जो 50 नई बसेस हैं, ये बवाना में नया बस डिपो बनाया गया है, वहाँ पे इनको रखा जाएगा। उससे जो रूरल एरिया है, उस रूरल एरिया के अंदर रूरल कनेक्टिविटी को काफ़ी मदद मिलेगी। अभी तक क्लस्टर बसेस के 360 बसों के रूट हैं। ये जो 50 नई बसेस आई हैं, इनके 6 एडिशनल रूट्स बनाए गए हैं जो प्रिडोमिनेंटली रूरल एरियाज़ को सर्व करते हैं। इन 50 बसेस के बाद आज हमारे पास सड़कों पे दिल्ली सरकार की 7,320 बसें। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी तक दिल्ली में आज तक कभी भी इतनी संख्या में बसेस दिल्ली सरकार की नहीं थी। सबसे ज़्यादा अभी तक की सबसे ज़्यादा बसें 7,320 बसें आज दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही हैं, जिसमें से 4,010 बसें DTC की हैं, 3,310 बसें क्लस्टर में हैं और 250 बसें इलेक्ट्रिक बसेस हैं। इन बसेस में जैसा आप लोग जानते हैं CCTV कैमरास हैं, पैनिक बटन है महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए, GPS हैं
और भी कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न सिस्टम्स के साथ ये बसें लैस हैं। 1500 और इलेक्ट्रिक बसेस का टेंडर अवॉर्ड कर दिया गया है और उम्मीद है कि नवंबर 2023 तक और 1500 बसेस ऐड हो जाएंगी। तो नवंबर 2023 तक टोटल 1800 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों के ऊपर होंगी। और 2025 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। 2025 तक और एडिशनल 6380 बसेस ऐड की जाए, इलेक्ट्रिक बसेस ऐड की जाएंगी। इस दौरान कई बसेस फेज आउट होंगी, बहुत सारी बसेस ऐड हुई, तो 2025 तक के अंत तक दिल्ली में टोटल 10,380 बसें हो जाएंगी। नेट 10,380 बसें हो जाएंगी, जिसमें से 8,180 बसें इलेक्ट्रिक होंगी। सो 80% बसें दिल्ली की 2025 तक इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। तो एक तरह से बहुत ही मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार हो जाएगा। आज एनफोर्समेंट के भी कई सारे व्हीकल्स को इंडक्ट किया गया है। पहली बार मोटरसाइकिल्स इंडक्ट की गई हैं। ये मोस्टली लेन एनफोर्समेंट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हम लोग देखते थे जो संकरी सड़कें हैं, उन संकरी सड़कों में इनोवा को जाना मुश्किल होता था लेन एनफोर्समेंट करने के लिए। तो अब ये जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल जा पाएगी। और ये हमने अप्रैल से चालू किया था लेन एनफोर्समेंट करने का, और इसके बहुत सकारात्मक नतीजे आ रहे हैं। पहले थोड़ा सा जनता के साथ जोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती थी लेन एनफोर्समेंट कराने के लिए, लेकिन अब जनता को आदत पड़ गई है, लोगों को आदत पड़ गई है। अब लेन एनफोर्समेंट बसेस की लेन एनफोर्समेंट अपने आप होने लग गई है। मैं समझता हूँ आने वाले कुछ वर्षों के अंदर दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी भी दुनिया के देश के मुकाबले सबसे बेहतर होगा। आम आदमी पार्टी के गुजरात सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। राघव चड्ढा ने गुजरात में एक बार फिर राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। राघव चड्ढा ने कहा कि गुजरात के 6.5 करोड़ लोग महंगाई से लेकर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान हैं। गुजरात में 27 साल से भाजपा ने कोई खास विकास नहीं किया है। साथ ही उससे पहले कांग्रेस ने भी गुजरात में विकास कदम नहीं उठाए हैं। राघव चड्ढा ने गुजरात के लोगों से आगामी चुनाव को लेकर अपील की है कि कांग्रेस को 35 साल और भाजपा को आपने 27 साल दिए, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देकर देखिए और पंजाब और दिल्ली जैसे विकास कार्य हम गुजरात में भी करेंगे। पिछले 27 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भाजपा की अहंकारी सरकार ने अमरेली जिले में एक भी हाई स्कूल नहीं बनाया, एक भी कॉलेज नहीं बनाया, एक भी सिविल अस्पताल नहीं बनाया। और इस जिले को ऐसा लगता है कि जानबूझकर पिछड़े से पिछड़ा रखा गया। आज अमरेली जिले की हालत यह है कि अगर यहां पर किसी नागरिक को एक्सरे जैसा मामूली सी जांच भी करानी होती है तो उसे राजकोट जाना पड़ता है। एक भी कॉलेज और एक भी हाई स्कूल गुजरात सरकार का अमरेली जिले में नहीं है। पानी की भयंकर समस्या है। 3-4 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी बिना बताए आता है, कभी भी आ जाता है, कोई निर्धारित समय नहीं है। और उसी के साथ साथ इकलौता ऐसा जिला है गुजरात का जहां की आबादी, जहां की पॉपुलेशन, जहां की जनसंख्या साल दर साल घटती जा रही है, बढ़ने की बजाय। क्योंकि लोग अमरेली जिले को छोड़कर अमरेली जिले से पलायन करके दूसरी जगह जा रहे हैं। ना रोजगार है, ना इंडस्ट्री है, बुरी से बुरी हालत है। ऐसा लगता है कि अमरेली जिले ने तो बड़े बड़े नेता, मंत्री, चेयरमैन, विधायक, सांसद गुजरात को दिए, लेकिन उन मंत्रियों ने, नेताओं ने, सांसदों ने अमरेली जिले को कुछ नहीं दिया। सौराष्ट्र के साथ जो सौतेला व्यवहार भाजपा की 27 साल की अहंकारी सरकार ने किया है, उस सौतेले सौराष्ट्र के जो भाजपा ने बनाया उसको, उसका सौतेलापन समाप्त करके उसे अपनाने का और ताबड़तोड़ विकास कार्य करने का काम आने वाली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गुजरात में करेगी।
इसी के साथ साथ यहाँ पर किसानों की समस्या है, जिन्हें ना पानी बिजली मिलती है, ना एमएसपी मिलती है। जंगली जानवरों की समस्या है, जिन्होंने यहाँ पर जीवन को, सामान्य जीवन को एक प्रकार से हिला रखा है। और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर तो यहाँ पे लोगों के साथ धोखा हुआ है। सड़क नजर नहीं आती, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। अमरेली को जितना पीछे रखा गया, वो देखकर, लोगों से बात कर कर, लोगों से संवाद कर कर, मैं बस इतना ही अमरेली के लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली के लोगों ने, जैसे पंजाब के लोगों ने दशकों पुरानी परंपरागत पार्टियों के शासन को उखाड़ फेंका और एक नई राजनीतिक शक्ति, एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी को मौका दिया, ऐसे ही आप भी एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देकर देखें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक बार नहीं, आप बार बार आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को ही मौका देंगे। ऐसा काम हम अमरेली जिले में और पूरे सौराष्ट्र के इलाके में करके दिखाएंगे। जो भाजपा ने सौतेला स्वराष्ट्र बना दिया था, उसे अमारो स्वराष्ट्र बनाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। पिछले कई सालों का सरकारों का अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो आपको यह पता लगेगा कि गुजरात में पिछले 27 साल से तो भाजपा की सरकार है, 27 साल से पहले करीब करीब 35 साल कांग्रेस की सरकार रही। यानी कि 35 साल गुजरात के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिए, 27 साल गुजरात के लोगों ने भाजपा को दिए। यानी कि 62 साल से 35 जमा 27, 62 साल से ये दोनों पार्टियां मिलके गुजरात को बर्बाद करने पे लगी हुई हैं। पर क्या इन लोगों ने अमरेली जिले के लिए या गुजरात के लिए कुछ काम किए? आपकी जिंदगी बेहतर हुई? क्या आपको मुफ्त बिजली मिलती है? क्या आपको बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक मिलते हैं? क्या आपको 24 घंटे बिजली मिलती है? क्या आपको 24 घंटे पानी मिलता है? क्या आपको विश्व स्तरीय इलाज मिलता है? क्या आपको मुफ्त ऑपरेशन मिलते हैं? क्या बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा मिलती है? क्या युवाओं को रोजगार मिलता है? क्या दिया इस 62 साल की भाजपा कांग्रेस के शासन में? जब ये 62 साल में ये पार्टियां आपकी जिंदगी बेहतर नहीं कर पाई, आपको गरीबी से नहीं निकाल पाई, तो ये आने वाले समय में भी आपके लिए कोई काम नहीं करेंगी। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, जब 35 साल कांग्रेस को दे दिए, जब 27 साल भाजपा को दे दिए, अब 5 साल अरविंद केजरीवाल को देकर देखिए। 5 साल, सिर्फ 5 साल आम आदमी पार्टी को देकर देखिए। एक मौका केजरीवाल, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देकर देखिए। अगर 5 साल में हमारा काम नहीं पसंद आए तो भले ही अगली बार शायद वोट ना दीजिए, लेकिन एक मौका हमें भी देकर देखिए, एक बार हमें भी आजमा कर देखिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने केंद्र सरकार को अगले सीजेआई के लिए डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई अफसरों के घर की छापेमारी। ईडी ने तृणमूल कांग्रेस विधायक माणिक भट्टाचार्य को किया गिरफ्तार। बॉलीवुड के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन का आज 80वां जन्म दिवस। अभिनेता के चाहने वालों ने लगाई बधाइयों की झड़ी। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल को मिली बड़ी कामयाबी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह का एम्स में कैंसर से निधन। आतंकी फंडिंग मामले में पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में बंद थे। कुछ दिनों पहले ही उन्हें कोर्ट के आदेश के बाद एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। ऑस्कर में भेजी गई भारतीय फिल्म। छेलो शो के रिलीज से पहले 15 साल के एक्टर की कैंसर से हुई मौत। राहुल कोहली छेलो शो के चाइल्ड एक्टर थे। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव सैफई लाया गया।
पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब। विश्व कप विजेता ऑलराउंडर रॉजर बिन्नी ले सकते हैं सौरव गांगुली की जगह। अगले बीसीसीआई अध्यक्ष के लिए नामांकन भरेंगे, सचिव बने रहेंगे जय शाह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा लोग ऐसे भारत को बर्दाश्त नहीं करेंगे जहां लाखों युवा बेरोजगार हैं। चीन में ओमिक्रॉन के 2 नए वेरिएंट से मचा हाहाकार, कई जगहों पर फैला संक्रमण, अलर्ट जारी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम